नमस्ते बापूजी। भाई साहब, बापूजी को प्रार्थना सभा के लिए पहले से ही देर। अरे नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश यादवेंद्र, प्रचारक, प्रसारक और संस्थापक सदस्य देसी आंदोलन। दोस्तों, पिछले वीडियो क्लिप में आपने देखा कि प्रार्थना के लिए जाते हुए महात्मा गांधी को एक व्यक्ति ने गोली मार दी। मौके पे ही महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई। बाद में पता चला गोली मारने वाला व्यक्ति पुणे महाराष्ट्र का रहने वाला नाथूराम गोडसे था। वह देश के विभाजन से दुखी था। उनका मानना था कि गांधी जी के कारण ही देश का विभाजन हुआ है और इसी कारण उसने गांधी की हत्या कर दी। दरअसल 1947 में जब अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिली, तब उस समय आज़ाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना बनना चाहता था और इधर पंडित नेहरू भी प्रधानमंत्री की रेस में आगे था। वह जिद पाल रखा था कि आज़ाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री वही बने। वह नहीं चाहता था कि आज़ाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना बने और इसी जिद के कारण देश का विभाजन हो गया। दरअसल नाथूराम गोडसे का यह मानना था कि पंडित नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनाने के लिए गांधी जी ने मुसलमानों के साथ मिलकर देश का विभाजन कर दिया। एक टुकड़ा पाकिस्तान बना और इस पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया, जबकि दूसरा टुकड़ा भारत और इस आज़ाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को बनाया गया। और इसी विभाजन के कारण, इसी दुख के कारण नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। पिछले 7 दशकों से हम लोग यही जान रहे हैं कि देश के विभाजन के कारण नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। इतिहास की किताबों में भी यही मिलता है और हमें यही पढ़ाया जाता है। स्कूल्स और कॉलेजों में हमें यही पढ़ाया जाता है कि देश के विभाजन के कारण दुखी होकर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। और लगभग सभी लोग यही बताते हैं कि यही हकीकत है। पर क्या यही हकीकत है? क्या देश के विभाजन के कारण दुखी होकर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी या कुछ और कारण था? चलिए उस कारण को जानते हैं। देश के बंटवारे से दुखी होकर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी, ये सच्चाई नहीं था, ये हकीकत नहीं था। क्योंकि गांधी जी की हत्या के तुरंत पश्चात जब गांधी जी के दोनों सपुत्र मनीलाल गांधी और रामदास गांधी नाथूराम गोडसे से मिलने के लिए जेल पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता की हत्या का कारण पूछा और जो राज उन्हें वहां पता चला, वह जानकर गांधी जी के दोनों सपुत्र ने नाथूराम गोडसे को माफ कर दिया। यहाँ तक कि नाथूराम गोडसे की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कराने के लिए गांधी जी के दोनों सपुत्र ने अदालत में पिटीशन भी लगाया था, अदालत में अर्जी भी दिया था। पर उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल किस जल्दीबाजी में थे, वह किसी को नहीं पता था। और नाथूराम गोडसे के केस को अदालत में ट्रायल पे लाकर 1 साल के अंदर ही नाथूराम गोडसे को फांसी पे लटकवा दिया गया। और इसके साथ ही नाथूराम गोडसे की फांसी के साथ ही गांधी जी की हत्या का राज सदा सर्वदा के लिए दफन हो गया। दरअसल गांधी जी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे। गांधी जी गांव ग्राम की बात कर रहे थे। गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव के विकास के साथ ही भारत का विकास संभव है। गांधी जी गरीब, मजदूर, किसान और नौजवान की बात कर रहे थे। गांधी जी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे। गांधी जी का कहना था हर गांव का अपना अर्थव्यवस्था हो, हर घर में लघु और कुटीर उद्योग लगे, हर हाथ के पास काम हो, और यही गांधी जी का आंदोलन था। गांधी जी कहते थे हम लोगों को विदेशी कंपनी पर निर्भर नहीं रहना है और गांधी जी के आंदोलन के कारण ही विदेशी कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे भारत छोड़कर जाना पड़ा। क्योंकि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का आंदोलन कर खुद नमक का निर्माण किया था। गांधी जी खुद अपने वस्त्र का निर्माण कर रहे थे और विदेशी कपड़े का बहिष्कार गांधी जी ने किया, तभी अंग्रेजों ने भारत छोड़ा।
तो जो स्वदेशी व्यापार के नाम पे देश के खजाने को लूट रहे थे, देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे थे, उन्हें गांधी जी के होने का खतरा महसूस हुआ। उन्होंने सोचा कि गांधी जी जब तक जीवित रहेंगे वो स्वदेशी व्यापार के नाम पर हमें देश के खजाने को लूटने नहीं देंगे, और इसीलिए एक साजिश के तहत गांधी जी की हत्या करवा दी गई। गांधी जी की मृत्यु के लगभग 50 वर्ष बाद देश में एक बार फिर से विदेशी और स्वदेशी कंपनी के खिलाफ जंग शुरू हो गया, और इस बार जंग शुरू करने वाले कोई और नहीं बल्कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजीव दीक्षित जी थे। राजीव दीक्षित जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 30 नवंबर 1967 को हुआ था। वो आईआईटी टॉपर थे और अगर चाहते तो विदेश जाकर किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर करोड़ों रुपए की सैलरी कमा सकते थे और ऐसो आराम की जीवन व्यतीत कर सकते थे। लेकिन उन्होंने देश में रहकर देश की सेवा करने का ठाना, और एक बार पुनः गांधी जी की तरह ही वो गांव और ग्राम की बात करने लगे। वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करने लगे, गरीब मजदूर, किसान और नौजवान की बात करने लगे। वो बोलते थे कि गांव का विकास तभी संभव है जब गांव का अपना अर्थव्यवस्था हो, हर घर में लघु और कुटीर उद्योग लगे, युवकों को अपना काम मिले, युवक, गरीब मजदूर, किसान और नौजवान किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में जाकर गुलामी नहीं करे, बल्कि अपने आसपास रहकर, अपने गांव में रहकर, अपने घर में रहकर स्वयं का रोजगार करे। और यही देश की जो आजादी बचाने का जो आंदोलन था, यही राजीव दीक्षित जी का आंदोलन था। और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए राजीव दीक्षित जी ने बाबा रामदेव के साथ मिलकर भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का निर्माण किया, जिसके वो नेशनल सेक्रेटरी भी थे। और स्वामी रामदेव जी के साथ मिलकर वो भारत के स्वाभिमान के लिए लड़ने लगे, विदेशी कंपनी के खिलाफ लड़ने लगे। लगभग 5 वर्षों तक राजीव दीक्षित जी ने बाबा रामदेव के साथ मिलकर भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के लिए काम किया। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के अंतर्गत राजीव दीक्षित जी देसी खान पान, देसी संस्कृति और देसी चिकित्सा व्यवस्था का प्रचार प्रसार कर रहे थे। वो आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहे थे और साथ ही साथ विदेशी चिकित्सा व्यवस्था, एलोपैथी का वो बहिष्कार कर रहे थे। विदेशी और मल्टीनेशनल कंपनी के जहरीली वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे, उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। भारत के स्वाभिमान के लिए राजीव दीक्षित जी लड़ रहे थे। और इसी बीच अचानक एक दिन हार्ट अटैक से राजीव दीक्षित जी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा खबर देशवासियों को पता चला। भला राजीव दीक्षित जी का हार्ट अटैक से मृत्यु कैसे हो सकता है? वो तो बिल्कुल भले चंगे थे, बिल्कुल स्वस्थ थे, आयुर्वेद के जानने वाले थे और रोज सैकड़ों किलोमीटर वो यात्रा करते थे और सैकड़ों लोगों से मिलते थे और मीटिंग ऑर्गेनाइज करते थे। बिल्कुल वो चुस्त दुरुस्त थे। भला उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु कैसे हो सकती है? और जिस प्रकार पंडित नेहरू ने गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को 1 साल के अंदर ही उन्हें फांसी पे लटकवा दिया गया ताकि नाथूराम गोडसे की फांसी के साथ ही गांधी जी के मर्डर का रहस्य उनके साथ ही सदा सर्वदा के लिए दफन हो जाए, ठीक उसी प्रकार बाबा रामदेव ने भी राजीव दीक्षित जी को अपने आश्रम में लाकर बिना पोस्टमार्टम करवाए उनका दाह संस्कार करवा दिया ताकि उनके दाह संस्कार के साथ ही राजीव दीक्षित जी के रहस्यमय मौत का रहस्य उनके साथ ही दफन हो जाए। बाद में बाबा रामदेव पर भी कई सवाल उठे। अगर राजीव दीक्षित जी की पोस्टमार्टम हो जाती तो यह भेद या रहस्य खुल जाता कि उनकी मृत्यु जहर देने से हुई है, ना कि हार्ट अटैक से हुई है। राजीव दीक्षित जी के मौत के कुछ साल पश्चात ही बाबा रामदेव ने भारत में स्वदेशी व्यापार का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया। और कभी योग भगाए रोग का नारा देने वाले बाबा रामदेव अब रोगी का इलाज योग से नहीं बल्कि आयुर्वेदिक दवाई से करने लगे। कभी भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के अंतर्गत मल्टीनेशनल कंपनी के पेप्सी, कोला, बर्गर और नूडल्स का विरोध करने वाले बाबा रामदेव अब अपने स्वदेशी व्यापार के माध्यम से खुद आटा नूडल्स, चॉकलेट्स और बिस्किट्स जैसे जंक फूड का सबसे बड़ा व्यापार शुरू कर दिया। चूंकि राजीव दीक्षित जी अगर जीवित रहते तो बाबा रामदेव का स्वदेशी व्यापार का यह साम्राज्य कभी स्थापित नहीं हो पाता, क्योंकि राजीव दीक्षित जी विदेशी और स्वदेशी व्यापार का विरोध कर रहे थे। वो देसी व्यापार के पक्ष में थे, वो भारत का जो परंपरागत व्यापार है उसके पक्ष में थे।
राजीव दीक्षित चाहते थे कि हर गांव में, हर गली मोहल्ले में, घर घर में लघु और कुटीर उद्योग लगे, किसान, मजदूर, नौजवान को काम मिले और शायद इसी के तहत जो गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या है उससे लोगों को निजात मिल जाए। लेकिन स्वदेशी गैंग को यह आइडिया अच्छा नहीं लगा और स्वदेशी गैंग वालों ने राजीव दीक्षित जी का हत्या कर दिया और बाद में इसे हार्ट अटैक का नाम दे दिया गया। राजीव दीक्षित जी का हत्या का आरोप बाबा रामदेव पे भी लगने लगा, लेकिन बाद में बाबा रामदेव सरकार के साथ मिलकर अपनी सुरक्षा के लिए Z+ सिक्योरिटी हासिल कर लिया और राजीव दीक्षित जी की पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराई गई, इस पे होने वाले CBI जांच को भी सरकार के साथ मिलकर बाबा रामदेव ने टाल दिया और इस तरह से राजीव दीक्षित जी की रहस्यमयी मौत का पर्दा जो रहस्य था वो सदा सर्वदा के लिए दब कर रह गया। अगर आप बढ़ती हुई महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, गरीबी का जिम्मेदार सरकार को मानते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। और अगर आप इसके लिए सरकार को अपशब्द कहते हैं, सरकार को कोसते हैं, सरकार के विरुद्ध आंदोलन करते हैं, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गरीबी का जिम्मेदार सरकार नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ विदेशी और स्वदेशी कंपनी है, जो अपने धन और व्यापार के बल पर किसी भी पार्टी को चुनाव लड़वाती है, चुनाव जितवाती है और फिर सरकार बनने पे अपने अनुसार पॉलिसी बनवाती है और फिर सामूहिक रूप से देश की धन को, देश की संसाधन को लूटने का काम करती है। और अगर आप कुछ भी इनके खिलाफ करेंगे, विदेशी और स्वदेशी कंपनी के विरुद्ध आप कोई भी एक्शन लेंगे तो ये सरकारी तंत्र का उपयोग कर आपको जेल भिजवाने का काम करेंगे, आपको ठिकाने लगवा देंगे। अरे इन्होंने जब गांधी और दीक्षित को नहीं छोड़ा तो आप और हम किस खेत की मूली हैं। इसलिए जिस प्रकार गांधी जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संपूर्ण भारत में आंदोलन किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के सामानों का बहिष्कार किया था, ठीक उसी प्रकार आज हमें अगर गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है तो आज हम लोगों को विदेशी और स्वदेशी कंपनी के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा और सामूहिक रूप से हमें विदेशी और स्वदेशी कंपनी के सामानों का बहिष्कार करना पड़ेगा और खुद का परंपरागत रोजगार शुरू करना पड़ेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर लौटना पड़ेगा और तभी हम सही मायने में विदेशी और स्वदेशी कंपनी के गुलामी से मुक्त हो सकेंगे और इनसे हम आज़ादी पा सकेंगे। देखिए, विदेशी और स्वदेशी कंपनी हमेशा फूट डालो और शासन करो की नीति पे काम करते हैं और इसलिए हमेशा वो सरकार और जनता के बीच फूट डालकर देश की धन को, देश की संसाधन को लूटने का काम करते हैं और हम लोग भी सरकार को जिम्मेदार मानकर सरकार के विरुद्ध आंदोलन करते हैं, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं और उल्टे देशद्रोह के केस में हमें जेल जाना पड़ता है और नतीजा कुछ नहीं निकलता। अगर आप मानते हैं कि सरकार आपकी प्रतिनिधि है तो आप बिल्कुल गलत हैं। सरकार आपकी प्रतिनिधि नहीं बल्कि सरकार विदेशी और स्वदेशी कंपनी के प्रतिनिधि हैं। आप तो सिर्फ वोट देने का काम करते हैं, लेकिन ये विदेशी और स्वदेशी कंपनी पार्टी फंड में चंदे देते हैं, पार्टी को इलेक्शन लड़वाती है और सरकार बनवाती है और अपने अनुसार पॉलिसी बनवाकर देश को लूटने का काम करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सरकार को हटाकर दूसरी सरकार ले आएंगे तो विदेशी और स्वदेशी कंपनी उस सरकार को भी खरीद लेगी और अगर आप सोच रहे हैं कि दूसरी पार्टी की सरकार को छोड़कर तीसरी पार्टी को सरकार को ले आएंगे तो विदेशी और स्वदेशी कंपनी उस तीसरी पार्टी की सरकार को भी खरीद लेगी और फिर अपने अनुसार पॉलिसी बनवाकर देश की धन को और संसाधन को लूटने का काम करेगी। इसलिए दोस्तों, अगर सही मायने में बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार और गरीबी से मुक्ति पानी है तो आज आप सरकार के विरुद्ध आंदोलन करना बंद करें, सरकार को कोसना बंद करें, सरकारी संपत्ति का नुकसान करना बंद करें। अगर किसी के साथ युद्ध करनी है, आंदोलन करनी है तो आप विदेशी और स्वदेशी कंपनी के खिलाफ आंदोलन करें, उनके सामान का बहिष्कार करें। जिस प्रकार गांधी जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से भगाने के लिए संपूर्ण भारत में आंदोलन किया था और संपूर्ण देशवासी के साथ मिलकर नमक सत्याग्रह किया और खुद का नमक बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के नमक का बहिष्कार किया, चरखे चलाकर गांधी जी ने अपने वस्त्र का निर्माण किया और विदेशी कंपनी के वस्त्र का बहिष्कार किया, उनके वस्त्र का त्याग किया।
ठीक उसी प्रकार आज हम लोगों को भी गांधी जी की विचारधारा पे चलकर, गांधी जी के नक्शे कदम पे चलकर विदेशी और स्वदेशी कंपनी के विरुद्ध युद्ध लड़ना पड़ेगा और भारत का जो परंपरागत रोजगार है, जो लघु और कुटीर उद्योग है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसकी पुनर्स्थापना करना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए हम सब मिलकर आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मैं समस्त देशवासियों को, गरीब, मजदूर, किसान और नौजवान को, युवाओं को अपील करता हूं कि आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थापना की ओर लौटें, आप देसी आंदोलन से जुड़ें और खुद का रोजगार शुरू करें। और दोस्तों जब आप खुद का रोजगार शुरू करेंगे, परंपरागत देसी रोजगार शुरू करेंगे और विदेशी और स्वदेशी कंपनी के सामानों का बहिष्कार करेंगे, उसी दिन इसकी कमर टूट जाएगी और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इसे भी भारत छोड़कर विदेश भागना पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा YouTube चैनल देसी आंदोलन को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी YouTube चैनल के माध्यम से हम देसी आंदोलन से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं और आप लोगों के बीच हम शेयर करते रहते हैं। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कम से कम 10 लोगों को शेयर करें, ताकि देसी आंदोलन का ये सफ़र पूरे देश में फैले और हम लोग गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी के विरुद्ध, जो विदेशी और स्वदेशी कंपनी के विरुद्ध जो युद्ध है, जो आंदोलन है, उसको जारी रख सके। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।